कठिन समय में तू न खोना हौसला, रोज आगे बढ़ने की तू कर ले अपने जीवन में फैसला। तुझे तेरे मंजिल लक्ष्य के अलावे ना कोई होश है, क्योंकि तू खुद ही अपना जुनून, तुझे खुद ही अपना जोश है, तुझे खुद ही अपना जोश है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। जी हाँ, आज हम लोग इस सेशन में बात करेंगे। मैं हूं आपका भारती सर। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस नए सेशन में। हम लोग इस नए सेशन में बात करेंगे, जी हाँ, अर्धनारीश्वर शीर्षक के सारांश के बारे में। उसके एक एक शब्द के बारे में हम लोग जानेंगे और जानेंगे किस प्रकार से इस अर्धनारीश्वर पाठ में कहना क्या चाहता है, इसका सारांश क्या है। और यह प्रश्न, यह पाठ अर्थात जो यह सारांश 5 नंबर आपको परीक्षा में फिक्स करा देता है। यह सारांश 5 नंबर आपको परीक्षा में फिक्स करा देता है। तो आपका ध्यान किधर है? तो 5 नंबर का पाठ इधर है, तो बने रहें हमारे साथ। आज हम आप सबको बताएंगे इस पाठ में, इस पाठ का मूल भाव, उद्देश्य क्या है और इसका निष्कर्ष क्या है, और रामधारी सिंह दिनकर जी की यह कृति किस प्रकार विशिष्ट है, जो कि इस प्रकार भाव और असर पाठक के मन में छोड़ती है। तो हम लोग इस पाठ में इन्हीं बातों पर विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लें अर्धनारीश्वर पाठ, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। और यह पाठ की विधा जो है, यह निबंध रूपी विधा है। यह पाठ की विधा, ये निबंध रूपी विधा है। यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जो है, यह बहुत प्रतिष्ठित कवियों में से एक है। यह रचनाओं में से यह जो गद्य है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित, यह विशिष्ट गद्य में से एक है। इसमें समाज में हो रहे स्त्री और पुरुषों के भेदभाव के बीच में समानता, समता, विषमता के बारे में बातचीत किया गया है कि किस प्रकार एक पुरुष और स्त्री में विषमता मौजूद है। इसमें कहा जाता है कि जो कार्य पुरुष कर सकता है वह कार्य स्त्री नहीं कर सकती है। स्त्री को घर की शोभा बनाया गया, स्त्री को घर की शोभा से संबोधित किया गया, और पुरुषों को एक विशिष्ट कर्मठ के रूप में उसको संबोधित किया गया। हालांकि ये प्रथा तब से विकास हुई, ये भावना तब से विकास हुई। हम लोग इसके परिचय के बारे में जान लें, इस पाठ की मूल भाव और इसकी विशिष्टता के बारे में। ये कब से शुरुआत हुई यह भेदभाव स्त्री और पुरुषों के बीच में? जब से कृषि का विकास हुआ। कृषि के विकास होने से पहले स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर के कार्य क्या करते थे, लेकिन जब से कृषि का विकास हुआ, खेती बाड़ी का विकास हुआ, तब से यह विषमता स्त्री और पुरुषों में मौजूद हो गई। यूं कहें, अब कैसे हुआ? तो कृषि के समय घर के पुरुष खेतों में हल जोतते, खेतीबाड़ी करते, और स्त्रियां घर में रहती, खाना बनाती, उसकी बाट जो होती, इस प्रकार से सिर्फ खाना तक ही बात स्त्रियों की रह जाती। अर्थात स्त्रियों को घर में बिठा दिया गया और पुरुषों को बाहर की तरफ, अर्थात पुरुष बाहर काम करने लगे और स्त्रियां सिर्फ और सिर्फ घर में ही सुसज्जित हो गई। इस प्रकार से, और इस रचना के बारे में बात करें तो यह जो है अर्धनारीश्वर पाठ भारत का एक मिथक प्रतीक है। अर्धनारीश्वर पाठ भारत का एक मिथक प्रतीक है, जिसमें दिनकर जी ने मन चिता आदर्श निरूपित होते देखते हैं, जिसमें दिनकर जी अपने मन चिता को आदर्श रूपी होते दिखते हैं। उसका यह प्रिय प्रतीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी का यह प्रिय प्रतीक है, जो उसके प्रायः काव्य और गद्य साहित्य में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपों में व्यक्त करता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपों में व्यक्त करता है, और काम की कठिनता को विशेष रूप से प्रदर्शित करता है। काम की कठिनता को विशेष रूप से प्रदर्शित करता है। जीवन भर दिनकर का यह उपास्य, जीवन भर का जो दिनकर जी का यह जो उपास्य है, आदर्श बन रहा है। जीवन भर में यह दिनकर जी का उपास्य आज आदर्श बन रहा है। उसकी संवेदना, उसकी भावबोध
और काव्य संस्कार पर इसका बहुत ही गहरा असर पड़ रहा है। काव्य संस्कार पर इस पर विशेष रूप से गहरा असर पड़ रहा है। और इस प्रकृति में, इस प्रतीक में सांस्कृतिक अभिप्राय क्या है? कहता है अभी सांस्कृतिक अभिप्राय क्या है, कल्चर क्या है, संस्कार क्या है, इन सब चीज एक विषय वस्तु बन गई है। क्या यह आज के सामान्य पुरुष, क्या यह आज सामान्य के मनुष्यता सभ्यता के लिए कोई अर्थ या संदेश रखता है? रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों में कहें कि अभी संस्कृति क्या है, संस्कृति क्या है, क्या यह आधुनिक युग का जो भाव है, अभिबोध है, क्या मनुष्य और सभ्यता के लिए कोई अर्थ रखता है? दिनकर इस परिप्रेक्ष्य में, निबंध में, इसी परिप्रेक्ष्य में दिनकर जी इस निबंध में विचार करते हैं, इस निबंध में विचार करते हैं। यह कहानी जो विशेष रूप से विषमताओं के समाज में हो रहे स्त्री और पुरुष के जो विषमता है, विशेष रूप से इस पर अभिरुचि है। हम लोग इस पाठ के माध्यम से समझेंगे किस प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर जी ने विश्लेषण किया अपने इस पाठ में। तो रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि नारी और नर पूर्ण रूप से समान है। रामधारी सिंह दिनकर ने बड़े ही सुंदर, सुशील, सहज स्वभाव से उपदेशात्मक तरीके से बताए हुए हैं, समानताओं को प्रकट किए हुए हैं कि नर और नारी इस समाज में दोनों समान हैं। जिस प्रकार वैदिक साहित्य में स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर के कार्य करते आए हैं, कहते हैं जिस प्रकार समाज रूपी गाड़ी को चलाने के लिए, कहते हैं जिस प्रकार से कहते हैं कि समाज रूपी गाड़ी को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष की स्त्री और पुरुष दोनों की आवश्यकता होती है, स्त्री और पुरुष दोनों की आवश्यकता होती है। उसमें कहते हैं कि एक का गुण जो है, एक का गुण, स्त्री और पुरुष दोनों में से एक का गुण दूसरे का दोष नहीं बन सकते, एक का गुण दूसरे का दोष नहीं बन सकती हैं। अर्थात नरों में नारियों का गुण आए तो इसे मर्यादाहीन नहीं होती है। कहते हैं अगर नर में नारी का गुण आए तो उसकी मर्यादाहीन नहीं होती और बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि हो जाती है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा कि नर में अगर किसी नारी का गुण आ जाता है तो उसमें उसकी किसी प्रकार की मर्यादा की हीन नहीं होती है, बल्कि उसकी जो पूर्णता है, उसकी जो विशेषता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। और दिनकर जी ने कहा कि यह पूर्ण रूप से कहीं देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर इसके बात किया जाए आधुनिक समाज में तो कहीं भी पूर्ण रूप से यह चीज देखने को अभी नहीं मिलती है। अभी सिर्फ और सिर्फ है तो विषमता का उजागर। कहते हैं कि अगर कोई पुरुष नारी का वह काम करने लगे, नारी के समान रूपों को करने लगे काम, उसका सहयोग करने लगे, तो समाज में उसकी अवहेलना हो जाती है। क्या देखो वो स्त्री का स्त्रीत्व कर रहे हैं, अर्थात वो स्त्री का वर्क कर रहे हैं, समाज में उसकी जो है ना अवहेलना इस प्रकार से किया जा रहा है। जबकि मूल भाव यह है कि उसमें किसी प्रकार के उसके समानता में उसकी हीनता नहीं आती, बल्कि उसकी वृद्धि होती है। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर बहुत क्षुब्ध है। रामधारी सिंह दिनकर जी बहुत ही क्षुब्ध हैं और विशेष रूप से उन्होंने कहा भी था, विशेष रूप से उन्होंने कहा भी था, उसमें से स्त्रियां जो होती हैं घर की लक्ष्मी होती हैं, स्वरूप होती हैं, लेकिन दोनों में विषमता नहीं है। इसी बातों पर विचार करते बहुत ही हार्दिक पीड़ा हुई है रामधारी सिंह यानी कवि लेखक महोदय को बहुत ही हार्दिक पीड़ा हुए हैं, जिसमें इन्होंने इस पाठ में विशेष रूप से वर्णन किया है। उसका मानना है कि संसार में सर्वत्र पुरुष हैं और सर्वत्र स्त्री हैं। उसका कहना है इस संसार में हर एक क्षेत्र में हर एक जगह स्त्री हैं, हर एक जगह पुरुष हैं और दोनों की सर्वांगीण भूमिका है। दोनों की इस समाज में इस संसार में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और कहते हैं
कि वे कहते हैं, नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लगेगा। वे कहते हैं कि नारी समझती है अभी कि नारी की अगर बात किया जाए, सारा दोष नर में नहीं, नारी कुछ यानी नारी में भी है। तो कहते नारी समझती है कि अगर उसमें पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लग जाता है, लगेगा। अर्थात कहते हैं कि नर अगर नारी अगर नर का गुण सीख लेती है तो उसके नारीत्व जो है, उसका नारीत्व उसमें विराम लग जाएगा, उसमें बट्टा लग जाएगा, उसमें रुकावट आ जाएगा। और नर में अगर उसमें नारी का गुण आ जाता है, वो समझने लगते हैं कि उसमें नारी का गुण आ गया, अर्थात उसके मान उसमें जो है ना उसके हानि होने लगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार पुरुष समझता है स्त्रीयचित गुण अपनाकर वह स्त्रीयन हो जाएगा। अर्थात एक पुरुष सोचता है कि वह स्त्री का गुण अपना करके वह स्त्रीयन हो जाएगा। इस विषमता के कारण हमारा समाज कभी भी विकास नहीं हो सकता है। बस आवश्यकता है तो जागरूकता की। नारी और नार दोनों में, नर और नारी दोनों में जागरूकता की आवश्यकता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। जिस प्रकार भगवान शिव और पार्वती एक दूसरे के पूरक स्वरूप में है, उसी स्वरूप में कहते हैं कि नर और नारी भगवान शिव के अर्धनारीश्वर के स्वरूप है, जो कि एक दूसरे, एक भाग में नारी और एक भाग में नर। कहते एक अगर अंधेरा है तो दूसरा उजाला है। नारी स्त्री घर की लक्ष्मी के स्वरूप में है, नारी घर को सजाती हैं, घर को लक्ष्मी स्वरूप बसाती हैं, और नर उस पर मेहनत कर करके उसको सजाते हैं। दोनों एक साथ मिलते हैं, उसके घर में, उसके कार्यों में, उसके सिद्धियों में लगातार बरकत बनी रहती है। जिस घर में स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे की सहमति से कार्य करते हैं। कहते हैं जब स्त्रियां अर्थात जब एक नर और नारी का वैवाहिक विवाह संपन्न होता है, वैवाहिक जीवन संपन्न होता है, तो उस समय 7 फेरों के वक्त दोनों, जैसे कि दोनों जो होते हैं सातों वचन को लेते हैं, तो एक दूसरे के पूरक स्वरूप में एक दूसरे में वचनों में बंध जाते हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक जीवन संगिनी हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों की समता विषमता इस समाज में समझने के लिए जो है ना, समझने की तैयार ही नहीं होती है। दोनों अपने अपने जगह पर, जिससे बहुत हार्दिक पीड़ा होती है। इसी विभाजन के कारण रामधारी सिंह दिनकर जी को बहुत हार्दिक पीड़ा हुई है। कहते हैं यही नहीं, भारतीय समाज को जानने वाले 3 बड़े चिंतक, कहते हैं यही नहीं, भारतीय समाज को जानने वाले 3 बड़े चिंतक रविंद्रनाथ यानी रविंद्रनाथ, प्रेमचंद्र, प्रसाद और चिंतन भी दुखी है। इसके कारण से ऐसा नहीं है कि रामधारी सिंह दिनकर जी ही चिंतित हैं, इससे प्रख्यात मुंशी प्रेमचंद जी, रविंद्रनाथ ठाकुर जी और प्रसाद जी, ये सभी भी चिंतन विषय में, चिंता का विषय ये समाज में बसा हुआ। इन्होंने अपने समाज को बदलने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ समर्पण कर देता है, फिर भी इस चीजों की विषमताएं मौजूद है। इसे बहुत बड़ी हार्दिक पीड़ा हुई। दिनकर जी मानते हैं कि यदि ईश्वर ने आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा नहीं किया तो हम कौन होते हैं। कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है कि जब भगवान ईश्वर होकर के अंधेरों और उजालों में बंटवारा नहीं कर सका, तो हम कौन होते हैं इस समाज में स्त्री और पुरुष में बंटवारा करने वाले, जबकि हम दोनों का, स्त्री और पुरुष दोनों का एक ही जन्मदाता वो ईश्वर हैं, वो ऊपर वाले। तो हम इस समाज में एक प्राणी हैं और हमें कोई अधिकार नहीं है इसमें अंतर समझने का। हमें सिर्फ अपना जीवन जीना चाहिए और भातृत्व और मेल स्वरूप यानी जो है ना, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के कार्य करेंगे तभी सफल हो सकेंगे। वे नारी की पराधीनता, नारी के साथ नारी की पराधीनता का संक्षिप्त इतिहास बताने के संदर्भ में कहते हैं। वह नारी की पराधीनता जो है उसके संक्षिप्त इतिहास को बताने के संबंध में वह कहते हैं, उसके संबंध में बताने के संबंध में बताते हैं, वह कहते हैं कि पुरुष वर्चस्ववादी
तरीके अपनाकर नारी को गुलाम बना लिया है। अगर नारी के लिए कहा जाए तो आधुनिक पुरुषों ने नारी को वर्चस्व रूप में उसको जो है अपने अंदर जैसे मानो कि गुलाम बना लिया हो। वह जब चाहे जिस तरह से चाहे उसका उपयोग कर सकता है, जब चाहे जिस तरीके से मतलब उसका इस्तेमाल। अब इस समाज में यूं कहें तो इस समाज में नारी क्या अभी कोई एक मतलब प्रयोग करने वाली वस्तु स्वरूप हो गई है। ऐसा क्यों? क्या समाज में अब स्त्रियों की सिर्फ इतनी भूमिका रह गई है कि वो एक प्रयोग की वस्तु हो गई है? ये विषमताएं कृषि के आविष्कार से हुआ। यह समाज में एक चिंता का विषय है कि आधुनिक युग में नारी के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार, जैसे उस पर हो रहे दुर्व्यवहार के विषय में कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी ने, क्या उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या रह गया? सिर्फ घर में ही उसका जीवन सिमट करके क्या वह अपना जीवन जी सकती हैं? मैं कहना चाहूंगा अपने तरीके से कि ये गलत है। किसी को भी अपने जीवन में या नर हो या नारी हो, सबको अपना अपना स्वच्छंद जीवन जीने का अधिकार होता है। इसीलिए किसी भी इंसान को, किसी भी जीवों को उसके अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए। वह जीकू से खुलकर जीवन जीने देना चाहिए। चाहे वह कोई भी हो, उसे अपना जीवन जीने का अधिकार है, हक है। लेकिन जब कृषि का आविष्कार हुआ, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर काम करने लगी, यहां से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। यहां से जो है जिंदगी दो टुकड़ों में विभाजित हो गया, दो टुकड़ों में। और वही कहते हैं नारी पराधीन होकर अपने समस्त मूल्य भूल गई। नारी जो है ना पराधीन हो गई, दूसरों के अधीन हो गई। वह खुद को स्वच्छंद जीवन जीने से बिखर गई। उसका दिन रात जिस प्रकार उसको अर्थात उसके पुरुष जिस प्रकार उस पर प्रभाव करेगा, जो हुक्म देगा, जो कार्य करने केगा, बस इतना सा ही उसका जीवन हो गया। क्या बस जरूरत है तो हमारे समाज में एक जागरूकता की, अपने अपने अधिकार को पहचानने की। एक नारी का क्या अधिकार है, एक नारी ही समझ सकती है। अगर वह नारी अपने अधिकार का ही प्रयोग करें तो समाज जागरूक हो जाएंगे। दोनों अगर अपने अपने अधिकार को यूज करें, अपने अपने अधिकार को अगर प्रयोग करें, समाज में जागरूकता होगी और समाज विकसित होगा, समाज विकसित होगा। अपने अस्तित्व को, अपने अधिकार को, सब कुछ वह इस समाज में दबी दबाई वह भूल गई। वह कौन है, वह क्या करना चाहती थी, क्या है, वह अपना वास्तविकता को भूल चुकी है। अगर अभी कुछ नहीं हुआ, अगर अपने अधिकार को अब नहीं पहचानेंगे तो कब पहचानेंगे? बस जरूरत है अपने अधिकार को, अर्थात जो उसका हक है, अपने हक के लिए उसे लड़ना ही होगा। बिन मांगे इस संसार में, बिन लड़े इस अपने अधिकार की लड़े इस संसार में कुछ नहीं मिलता है। आज भी भारत में ऐसे बहुत सारे हैं जो कि इस तरह के शिकार हो रहे हैं। तो कई स्त्रियों पर कई तरह का मतलब हत्याएं वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें उस पर प्रताड़ित किए जाते हैं। बहुत सारे किस प्रकार से कष्ट सहकर इस संसार में वह चलाती है जग जननी स्त्री, किस प्रकार से वह इस संसार को चलाती है, किस प्रकार से संसार को आगे बढ़ाते हैं। वो एक स्त्री के भाव को समझ सकते हैं, वो पुरुष लेकिन उस पर जो होते हैं उसको एक खिलौने की समान, उसका एक खिलौने के समान वस्तु समझते हैं। वो प्रयोग होने वाले वस्तुएं समझते हैं। उस पर जब चाहे जिस तरह से चाहे उसका मतलब उसका प्रयोग कर, जब चाहे मतलब जिस तरीके से उसका प्रयोग करना चाहे कर। ये सरासर गलत है कि उसका अधिकार छीनने का कोई हक नहीं है। एक पुरुष को कोई भी हक नहीं है ये अधिकार उससे छीनने का। दबी दबाई औरत घर में बैठे बैठे यह समझने लगती है कि उसका अधिकार अब कुछ क्या है।
जब से उसका शादी हुआ, जब से वह उसके लाइफ में आया, एक पुरुष आया, तब से वह खुद को भुला करके उसके लाइफ को संवारने में लग गई। हमें तो उसका सम्मान करना चाहिए कि उन्होंने खुद का घर छोड़कर आई, खुद के सम्मान, खुद का अपना परिवार छोड़कर एक नए परिवार को जोड़ने को आई। एक अपना जीवन जो कि मूल स्वरूप में स्वच्छंद जीवन जी रही थी, वह छोड़ करके हमारे समाज, हमारे घर में आई, हमारे घर को, वंश को बढ़ाने के लिए आई। और उस पर अत्याचार क्यों? उन्होंने, जिसने आकर के आपके घर को समृद्धि प्रदान किया, आपके घर की कमी को पूरा किया, उसने अपना जन्म देने वाले परिवार को छोड़कर आपके जैसे पराये परिवार में आकर के उसके अपनापन का भाव दिया, फिर भी उस पर अत्याचार क्यों? यह एक चिंता का विषय विशेष रूप से। अगर इस समाज में अगर एक नर नारी की गुणवत्ता को नहीं समझ सकता है तो यूं कहें नर होना बेकार है, क्योंकि नारी सर्वांगीण सर्वसंपन्न सभी गुणों से होती है। और कहते हैं एक नारी जब चाहे, नारी में दो गुण मौजूद होती हैं, एक नारी में दो गुण मौजूद होती हैं। एक नारी चाहे तो घर को संवार सकती हैं, और एक नारी के स्वरूप में अगर दूसरे स्वरूप में बात करें, वह घर को बिगाड़ सकती है। नारी में दोनों मौजूद होती हैं। एक यूं कहें, एक दिन है तो एक रात है, एक सुबह है तो एक शाम है, अर्थात उसके अंदर दोनों भावनाएं होती हैं। यूं कहें तो एक दुर्गा का स्वरूप है और एक काली का स्वरूप है। और वह अगर उजाले का स्वरूप लेती हैं, उसके घर में सौंदर्य, बरकत, उसके घर के शोभायमान बनी रहती हैं। लेकिन अगर वह अपने आपे से बाहर हो जाए, अगर वह अत्याचारों से विमुक्त होकर जिस दिन वह अपने अत्याचारों का अगर एक एक हिसाब लेना शुरू कर देगी, तो कोई भी पुरुष उस चीजों का जवाब नहीं दे पाएगा, कोई भी अस्तित्व उसका जवाब नहीं दे पाएगा, और समाज का विनाश हो जाएगा। अगर स्त्रियों का सम्मान, उसके भाव को, उसके सौंदर्य को अगर नहीं समझ सकता, तो फिर क्या हो सकता है? नारी पूजनीय है। ये हमारे शास्त्र में भी कहा जाता है, स्त्री हमारे घर की लक्ष्मी है, हमारे घर की शोभा है, वह हमारे घर के वंशज को बढ़ाने वाली, वह इस समाज को चलाने वाली एक जग जननी है। इसलिए हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उसका हमें अधिकार, उसको अधिकारों को समझना चाहिए, उसके प्रति हमें साहसपूर्ण और उसके प्रति सम्मान भाव हमें रखना चाहिए। कहते हैं समाज में नारी को अभी भोग्या वस्तु, जैसा कि इस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कर चुके हैं कई बार, कि समाज में इस नारी को अभी भोग्या की वस्तु समझा गया। भोग्या कहने का आशय है बच्चों, भोग्या मतलब उसको प्रयोग करने वाले, सिर्फ उसका भोग यानी उपयोग करने के लिए उसको समझता है, और इसका उपभोग खूब किया भी जा रहा है, इसका उपभोग खूब किया भी जा रहा है। वसुंधरा भोगियों ने नारी को आनंद का खान समझकर उसका जी भर उपयोग किया। इस संसार में वसुंधरा भोगी जो है ना, नारी को यानी भोग का समान, उपभोग का समान समझकर उसका खूब उपभोग भी किया। कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का मानना है कि नर और नारी एक ही द्रव्य की दली दो प्रतिभाएं हैं। लेखक महोदय का मानना है, और बड़े सुंदर से स्वभाव में कहते हैं कि नर और नारी इस समाज में जो होती हैं, एक ही द्रव्य की दली दो प्रतिमाएं हैं। एक ही द्रव्य यानी एक ही मैटर है, एक ही जो है ना, एक द्रव्य है और उसकी दो प्रतिमाओं के स्वरूप हैं। जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कहता है कि जो पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, जिस विभाग को, नारी का भी वह कर्म क्षेत्र है, नारी का भी हक है। जो पुरुष कर सकता है वह एक नारी भी कर सकती है, वह किसी भी क्षेत्र में वह अलग नहीं है। अतः अर्धनारीश्वर पाठ जो है
केवल इस बात का प्रतीक नहीं है, अर्धनारीश्वर पाठ जो है इस बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर तब तक अलग हैं जब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी प्रतीक है जिस पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे, बल्कि यह कि नारी में भी पुरुष का स्पष्ट अभाव हो। और यह भी सत्य है, केवल नर को ही नहीं बदलना होगा, केवल नारी को भी बदलना होगा। दोनों को एक दूसरे को समझना ही होगा। उसमें नारी को नर का गुण, नारी में नर का गुण और नर में एक नारी का गुण, दोनों को अपनाना ही होगा। और इस पौराणिक कथाओं की अगर हम बात करें, भगवान बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध ने जब अपना धर्म चलाया, बौद्ध धर्म चलाया, सर्वप्रथम बौद्ध भिक्षुओं को अर्थात पुरुष भिक्षुओं को सिर्फ आजादी दिया गया, यानी भिक्षु बनने का हक दिया गया। आप लोग जानते हैं भगवान बुद्ध नग्न पूजा के समर्थक थे, तो उसमें से नर तो एडजस्ट हो जाते, लेकिन जब बौद्ध धर्म में कुछ दिनों के पश्चात नारी को भी स्थान दे दिया गया, तो भगवान बुद्ध, वह भगवान बुद्ध जो कि विष्णु भगवान का, श्री हरि के अवतार स्वरूप माने जाते हैं, उन्होंने कहा था, उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा था, हे आनंद, उसको आभास हो गया जिस दिन उन्होंने स्त्रियों को भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया, जब वह जानते हैं कि इसमें नग्न पूजा होती है अर्थात नग्न प्रतिमाएं, स्त्रियां हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं, वो लज्जाहीन होकर के उसको क्या उस धर्म में स्थापित देगा। इस कारण से भगवान बुद्ध को आभास हो गया था, इसीलिए अपने शिष्य आनंद से उन्होंने कहा था कि हे आनंद, अब यह धर्म ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकेगा, अब यह धर्म ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकेगा, क्योंकि इस धर्म में स्त्रीन भिक्षुनी होने का भी अधिकार दे दिया गया है। ऐसा इसलिए अधिकार देना ये गलत नहीं है, बल्कि विषमताएं वो हैं कि किस प्रकार से हमारे समाज की इज्जत, यानी किस प्रकार से वह उस धर्म में रह पाएगी। उसकी विशेषताएं हैं वह नग्न पूजा, और वही हुआ। तो वही कहते हैं कि और इसी में से कहता है कि नारी में, और ये विशेष तत्व यह भी था और बहुत अच्छे तरीके से कहा भी था कि अगर कुंती और नारी में नारी की भावना को अगर नहीं समझ सकता है, कहते इस संसार में अब इतना स्वार्थ बढ़ गया, इस संसार में इतना स्वार्थ बढ़ गया कि एक नारी का गुण नहीं समझ सकते हैं। अगर ऐसा होता तो महाभारत का इतिहास नहीं बनता। आज महाभारत का इतिहास, अगर कुंती और गांधारी और दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को समझ सकते तो आज महाभारत का इतिहास नहीं होता, महाभारत नहीं होता, उतने हत्याएं ना होती, उतने दुष्परिणाम ना होते जो दुष्परिणाम महाभारत में हुए। उन 18 दिनों में वंश को समेट दिया, वंश को समाप्त कर दिया। ये सिर्फ किस कारण हुआ? एक दूसरे की भावना को नहीं समझने के कारण यह स्थापित हुआ था। यह सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को अधिकार नहीं समझ पाने के कारण से ऐसा स्थापित हुआ, एक दूसरे को नहीं समझ पाना। तो इन्हीं बातों को, इन्हीं सब क्षेत्रों को रामधारी सिंह दिनकर ने अपने शब्दों में बहुत ही जोर शोर से उजागर किया कि समाज में, इस सभी क्षेत्रों में, कि समाज में स्त्री और पुरुष का समान भाव है, समान अधिकार हैं, समान कर्म क्षेत्र हैं। तो कहते हैं इस पाठ का मूल उद्देश्य के बारे में हम लोग बात करें। इस पाठ का मूल उद्देश्य आप सबको ये समझ में आ ही गया होगा कि इस पाठ का मूल उद्देश्य क्या कहना चाहता है। तो मैं आप सबको बता दूं, इस कहानी का मूल उद्देश्य जो है, इस निबंध का, समाज में दिनकर जी का
चाहना है। दिनकर जी चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमने समाज में स्त्री और पुरुषों को एक साथ रहने का, अर्थात रामधारी सिंह दिनकर जी का यूं के सीधे प्रभाव तौर पर समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दोनों को अपने अपने अधिकारों को समझने का उद्देश्य बताया गया है। दोनों को एक दूसरे को समझने का, परखने का, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करने का, अपने अपने हक को लेकर अपने अपने अधिकार को समझने का भाव दिया गया है। क्योंकि वो एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बगैर सत्ता नहीं है दूसरे की, कोई महत्ता सत्ता नहीं है एक दूसरे के बगैर। जिस प्रकार एक भक्त और भगवान के बीच दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक के बगैर दूसरे की सत्ता और महत्ता नहीं होती है, उसी प्रकार इस समाज में नर और नारी के बगैर, अर्थात एक नर और एक नारी के बगैर समाज में कोई सत्ता और महत्ता नहीं हो सकती है। बड़े जोर शोर शब्दों में इस बातों का उद्देश्य, इस पाठ का मूल उद्देश्य रूप से। अब इसका निष्कर्ष क्या है? तो इस पाठ का निष्कर्ष यह होता है कि हमें समाज में एक पुरुष और एक स्त्री दोनों के लिए, दोनों को खुद को अपने अपने अधिकार, अपने अपना कर्तव्य और एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करना चाहिए। तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, तभी हमारा समाज आगे चल सकता है। अगर इस तरह का भाव नहीं होगा तो हमारा समाज, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति यह सब इजाजत देती है एक दूसरे को अधिकार को समझें, एक दूसरे का विरोधी नहीं, एक दूसरे का गुण एक दूसरे में अगर सर्व समर्पित करते हैं तभी हमारा समाज संभव हो सकेगा। तो इस पाठ में हमने रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित शीर्षक जो अर्धनारीश्वर पाठ था है, इसके बारे में हमने विश्लेषण से समझा। हमें उम्मीद है आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रियाएं इस पाठ में क्या जो बताया गया वो सही है या कुछ गलत है, गलत या सही, आप लोग अपने कमेंट्स में, यानी हमारे कमेंट्स में आप जरूर राय व्यक्त करें कि समाज में ऐसा क्यों। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया। तो इसमें जो था निष्कर्ष और ये हमने इस पाठ में जाना। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही, और आप लोग इसको अच्छे तरीके से ध्यान से अब आप सब लोग लिख पाएंगे, इतना हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्णतः विश्वास है। तो चलते हैं, हम लोग मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।